का हम सत्र आरंभ करते हैं। आगे हम आज नर्मदापुरम की परिक्रमा इस विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो इनका आज के हमारे चीफ गेस्ट है आदरणीय वसंत जी। उनका परिचय देने के लिए मैं हमारे सुमित कुमार वर्मा जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। वो आए और सम्मानित हमारे चीफ गेस्ट को इस योगार मंच पर आमंत्रित करने का कष्ट करें। जी वो सुमित वर्मा जी, आवाज आ रही है मेरी? बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ जी हाँ जी, जी हमारा ताई। थोड़ा सा आप परिचय दीजिए। जी सुमित जी। हाँ, वसंत भी सीकर काका, मैं इनका संक्षिप्त परिचय देता हूँ। नमस्कार। पुणे में हम जब वहाँ रहते थे तो पड़ोस में सोसाइटी में ही वो रहते हैं, और वो रेलवे में कर्मचारी थे, रेलवे में काम करते थे, और रिटायर होने के पश्चात और पूर्णकालिक वो ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण की रक्षा में और पेड़ पौधे लगाने में कार्य कार्य करते हैं। और इनका योग में भी विशेष रुचि है, और योग में और संस्कृति के रक्षण में इनका विशेष अध्ययन रहता है। तो आज पिछले वर्ष ही उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की, तो और उसमें वो आज अपना अनुभव बताएंगे। तो वसंत काका, आप भी अपना थोड़ा सा और परिचय विस्तार से बता दीजिएगा। धन्यवाद। जी नमस्कार। मेरी आवाज आपको सुनाई पड़ रही है? जी 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 जी। जी हेलो। आ रही है। जी जी। जी हाँ, आ रही है सर, मुझे बोलिए। इस जी हाँ, मुझे इस मंच पर आप लोगों ने बड़े हर्ष से बुलाया है। इसका मुझे बहुत आनंद मिला है। सर्वप्रथम मैं आज के योगाहार कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणों का को नमन करता हूँ। माननीय विश्व योग गुरु बाबा रामदेव जी को प्रणाम करते हुए मैं अपने विचार आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। योग शिक्षिका श्रीमती मिथिलेश सिंह जी को मेरा सादर प्रणाम। पतंजलि किसान सेवा समिति मध्य प्रदेश के पूर्व के सभी सम्माननीय गण, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार के सभी सम्माननीय गण, साथ ही गूगल मीट पर उपस्थित भाई एवं बहनों को सादर प्रणाम। मैंने 10 नवंबर 2021 से 27 मई 2022 तक नर्मदा परिक्रमा की है, जो करीब 3200 किलोमीटर का अंतर है। और पूरी तरह मैंने पैदल परिक्रमा की है, वाहन का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया है, किसी से लिफ्ट भी नहीं मांगी है, पैदल आने पैदल। प्रकृति से जुड़ा हूँ, एक रुचि है प्रकृति में काम करने की, पर्यावरण में काम करने की। मेरा स्वयं का मैंने एनजीओ बनाया है वृक्षवल्ली करके, और पूना में एक एनजीओ है जो 79 से काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र वृक्ष संवर्धनी, उसका मैं सभासद भी हूँ। काफी कुछ सीखने को मिलता है। और नजर जो हो गई है वो, जब हम सड़क पर चलते हैं या खेत में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, तो पेड़ों की तरफ ही ज्यादा ध्यान रहता है। यहाँ वहाँ के विचार मेरे मन में आते नहीं है। तो मैंने परिक्रमा के दरमियान उसी नजरिए से परिक्रमा भी की है, अर्थात वो एक धार्मिक परिक्रमा होती है। पैदल चलते हुए हमें स्मरण करना होता है भगवान का, जाप करने होते हैं, उसके करते हुए, और साथ में पर्यावरण पे ध्यान देते हुए मैंने परिक्रमा की। मुझे जो कुछ मेरे नज़रों के सामने आया, किसानों के संदर्भ में, वहाँ की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में, और पेड़ पौधे देशी विदेशी, जो अगर आप जानते होंगे, मतलब समझते होंगे, तो विदेशी मतलब स्थानिक नहीं। मान लीजिए जबलपुर में जो पेड़ लगे हैं, जरूरी नहीं कि वही पेड़ आपको सतना में देखने के लिए मिले, या आपके अमरकंटक में देखने के लिए मिले, या फिर भोपाल में देखने के लिए। कुछ प्रजाति ऐसी होती हैं, उस भूभाग में और उस वातावरण में ही वो पैदा होती है, और वहीं पर वो अच्छी रहती है। जैसे मान लीजिए नीम का पेड़, अपने महाराष्ट्र में और यूपी की तरफ नीम का पेड़ है, कोकण में नीम का पेड़ नहीं मिलता, वहां की जो जलवायु है उसके लिए सुटेबल नहीं है।
तो वहां के लिए नीम का पेड़ जो है, जिसको हम कड़ू नीम बोलते हैं, ये वहां के लिए स्थानिक नहीं है, वो वहां का नेटिव नहीं है, तो वो वहां के लिए विदेशी होगी, है ना। तो इस प्रकार से वैसे देखा जाए तो 86 प्रकार के पेड़ ऐसे होते हैं जो पूरे भारतवर्ष में आप कहीं भी लगा सकते हैं। मैंने परिक्रमा के दरमियान देखा कि अभी हम किसानों पर आते हैं, नर्मदा किनारे यानी बिल्कुल किनारे में लगा हुआ, मतलब समझ लीजिए कि 2 फुट पर पानी बह रहा है, नर्मदा बह रही है और उनका खेत लगा हुआ है। केवल चलने के मात्र की एक छोटी पगडंडी रहती है और नदी आ जाती है। यह एक स्थिति होती है। कुछ खेत जो होते हैं वो थोड़े दूर रहते हैं नदी से। वैसे पूरा जो आपका नदी का आजू बाजू का परिसर जो क्षेत्र है, वो पूरा किसानों के लिए बहुत उपयुक्त है, बहुत उपजाऊ जमीन है। सवाल ये आता है कि वहाँ का कृषक जो है ये जैविक खेती करता ही नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। 99% लोग, तो 99.999% लोग जैविक खेती नहीं करते हैं। उनको उस ओर खींचना, उनमें उस प्रकार का जानकारी उनको देना, ये हमें सब लोगों को मिलकर करना चाहिए। किसान जो है वो मजबूर है, क्योंकि वो पिछले 5-6 पीढ़ियों से, या कहेंगे 10 पीढ़ियों से, वो केवल रासायनिक खेती पर ही निर्भर है। उस समय जो रसायन खेती के उपयोग में लाए गए औषधियों का जो प्रचार हुआ है, और करते करते समझ लीजिए अब उनकी चौथी, पांचवी, छठी पीढ़ी आ गई है, वो भूल गए हैं। वो यह भूल गए हैं कि आपका जो गोबर है ये कितना उपयुक्त है। मैं इसका एक छोटा आपको उदाहरण देता हूँ। एक किसान के यहाँ गया मैं, मतलब कैसा रहता है कि जब हम सुबह परिक्रमा के लिए जो हम उठते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, हमारे पास नर्मदा जल एक छोटे से बोतल में रखा रहता है, उसकी पूजा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास में वो जल रखा रहता है हर बार। तो गांव के लोगों को श्रद्धा है कि ये जो गुरु जी कहते हैं, हम हमको वहां पे, आप कहना चाहिए परिक्रमावासी कहते हैं या बाबा जी कहते हैं, इनके पास जल है। तो वो हमारे घर हमें अपने घर बुलाते हैं। उनकी श्रद्धा रहती कि देखो मैया मेरे घर पे आ गई है, मतलब मेरे पास जो नर्मदा जल है वो मेरे साथ में है। तो उनकी भावना रहती है कि मैया मेरे घर पर आ गई, तो बड़े खुश हो जाते हैं। अगर हम उनसे कहते हैं कि ठीक है, हम वो हमें चाय के लिए पूछते हैं, अगर हम उनके घर में चले गए तो वो ये सोचते कि मेरे घर के अंदर बैठे, अटारी पर न बैठे, घर में आकर के बैठे आदमी, ताकि मैया मेरे घर पर आके बैठी है। ऐसा उनकी एक श्रद्धा रहती है। तो वो जब बुलाते हैं हमें, तो मैंने देखा उनके बारे में कि जहां वहां उनके पास वो दवाइयों की बोतल पड़ी है, अंग्रेजी दवाइयों की। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग इसका उपयोग करते हो, किस सालों से करते हो, और गोबर का उपयोग नहीं करते आप, उसको केवल भूल जा रहे आप। तो वो जो महिला थी, उसने बात बात में बताया, वो शायद उनकी बहू थी। वो अपने पति से कहती, हाँ हाँ देखो वहां जो गोबर पड़ा है ना, अपन जहाँ गोबर डालते, वहां आजू बाजू देखो जो तुअर के पेड़ है, झाड़ी है तुअर की, जो उन्होंने तुअर लगाई थी, कितनी सुदृढ़, कितने अच्छे ऊंचे ऊंचे पेड़ है वो। और हमारे बाकी खेत में देखो, सब छोटे छोटे वहां पे तुअर के पेड़ हैं। उनको ये तो समझ में आता है कि गोबर अच्छी है, लेकिन वो उसको इतना ध्यान में लेते नहीं है, क्योंकि उनका ध्यान सब किस तरफ है, आपके अंग्रेजी दवाइयों के ऊपर है, रासायनिक दवाइयों के ऊपर है। इतना ज्यादा बढ़ गया है सब कि हम किसान लोग पुरानी जो हमारी पद्धतियां थी उसको भूल जा रहे। मिट्टी इतनी अच्छी है वहां की, इतनी उपजाऊ मिट्टी रहती है। आप अगर बोर करेंगे, पानी निकालने के लिए गड्ढा करेंगे, तो 50-50, 60-60, 100-100 फीट तक केवल मिट्टी ही निकलती है, और उपजाऊ मिट्टी रहती है। लेकिन अभी इन दवाइयों का उपयोग करके बहुत बड़ा उनको नुकसान हो रहा है। दवाइयां जो है वो अनाप शनाप उनको कीमतें बताई जाती है। बॉटल के ऊपर जो कीमत लिखी रहती है उसको वो ब्लेड से साफ कर देते हैं, या उसके ऊपर दूसरा स्टिकर लगा देते हैं। 10 रुपए की चीज 100 रुपया लिख देते हैं, चलो हमने तुम्हें 80 रुपये में दे दी, ऐसा करके वो 10 रुपए की जो 80 रुपये में बेचते हैं। किसान के पास कैश नहीं होता कि घर में पैसा रखा है, कि मान लीजिए स्प्रे मशीन लेनी है, वो लेने के लिए मान लीजिए
अभी 2,000 रुपये चाहिए, 3,500 रुपये चाहिए, उनके पास कैश नहीं है। मैंने एक जगह ऐसा देखा, उसका स्प्रे मशीन खराब हो गया था, जो पीठ पर लगाया जाता है, वो खराब हो गया था। उसने दुकानदार को फोन, ये नरसिंहपुर की बात है, जबलपुर के बाद बाजू में मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जिला है, तो वहां की बात है। वो उनसे पूछता है दुकानदार से कि मेरी मशीन खराब हो गई है स्प्रे करने की, आप मेरे को दे दीजिए। नहीं, तो बोलता ले ले जाइए। तो बोलता मैं पैसे अभी नहीं दूंगा आपको, मैंने भी तुअर लगाई है, तुअर आने के बाद में फिर मैं आपको उसका पैसा दूंगा। मतलब उनका फिक्स रहता है। किसान को मालूम है कि ये अभी पैसा देगा नहीं, गेहूं कटने बाद के बाद इसके पास पैसा आएगा जब बेचने आएगा, तुअर निकालने के बाद में जब बेचने आएगा तब पैसा आएगा। अभी 3 महीना बाकी है, अभी भी तुअर लगाइए, 3 महीना लगता है, गेहूं के लिए 4 महीना लगता है। उसको मालूम है अभी पैसा मिलने वाला है। वो मशीन लेकर के आया, स्प्रे मशीन। मैंने पूछा कितने की है, उन्होंने मुझसे कहा 4,500 रुपया की। मैंने उस मशीन की पूरी जो उस पर पॉम्पलेट लगा हुआ था, स्टिकर लगा था, वो पूरा पढ़ा, गूगल में चेक किया, उसकी कीमत 2,400 रुपया थी। अब सोचिए 2,400 की जगह उसने, दुकानदार ने उससे 4,500 रुपये लिए। मैंने उनसे कहा भाई देखो ऐसा है, आपसे पैसा ज्यादा लिया जा रहा है। तो नहीं, सभी लोग ऐसा करते हैं, सभी दुकानदार ऐसे ही हमसे पैसा लेते हैं। उनको ये मालूम है कि जब हमारे आज उपयोग उसका ज्यादा है, आज हमें चाहिए, मैं इस समय परेशान हूं, मुझे कल दवा छिड़कनी है। रासायनिक दवाइयों का ऐसा रहता है कि उसका एक फिक्स रहता है कि हर 15 दिन में देना ही है, एक दिन आगे पीछे होना नहीं। पानी भरपूर देना है। हमारी जैविक खेती में पानी इतना ज्यादा नहीं लगता है जितना रासायनिक खेती में लगता है। तो उससे वो 4,500 रुपये में ले ली। इस प्रकार से दवाइयाँ, उसके ऊपर मिटा करके जो मैं आपको बताया अभी, उसके ऊपर ज्यादा पैसा लेने का। जब ये मैंने जब देखा कि उन्होंने वो गेहूं, 20 क्विंटल गेहूं, करीब 20 से 25 बोरे होंगे, तो जब वो दे कर आया, उस समय उसको 22 रुपया किलो मिला, एक एक गेहूं का। ठीक है, हम बाजार में, शहर में 30-35 रुपये किलो लेते हैं, उसको 22 रुपये किलो के हिसाब से दुकान से लेते हैं हम, उसको 22 मिला, मतलब एक समाधान हुआ कि चलो इसको काफी अच्छा पैसा मिला है। लेकिन उसके पास जो पैसा आता है, जब जेब गर्म हो जाती है उसकी, है ना, 1.5-2 लाख रुपए उसके जेब में आ जाता है, तो वो जो 2,500 रुपये का, 2,000 रुपये का फर्क उसने जो था, किसान ने जो स्प्रे पंप लिया था, 2,400 की जगह उसने वहां पे 4,500 रुपये दिए, तो वो जो 2,000 रुपये का या 1,100 रुपये का जो वहां पे फर्क था, वो उसको मायने नहीं रखता, क्योंकि उसका जेब गर्म है, पैसा उसके पास में है। लेकिन जो उसको 1.5 लाख रुपए मान लीजिए मिला हुआ है, घर आने के बाद में जब वो दुकानदारों को, जिसके यहाँ से रासायनिक दवाइयां लाई है, सामान लाया है, उनको देते देते 3-4 दिन में सब वो उसका जो उधारी चुकाता है, और उसके पास में अधिक से अधिक 30 से 35 हजार रुपये बचता है, जो उसको और 3 साल, 3 महीने तक बचा के रखना है, क्योंकि अगली फसल फिर 3 महीने बाद आने वाली है। हर दवाई उधार ही लेते हैं, कभी भी ये लोग पैसा देते नहीं है। दुकानदार भी बड़ा खुश हो जाता है, उसको मालूम है पैसा तो आने वाला है, पैसा कहीं जाएगा नहीं, और इसको आज ये जरूरी है। तो इस प्रकार जो दुकानदार है, इनको हम परेशान करते नहीं कहेंगे, क्योंकि वो परेशान होती ही नहीं है। जो किसान है वो समझते नहीं कि मैं इस बात के लिए परेशान क्यों नहीं हूं, क्योंकि अगर वो इस बात के लिए परेशान हो रहा है तो वो जान के ही लगता है, जागरूक है। लेकिन वो जागरूक नहीं है, इसलिए वो परेशान नहीं हो रहा है। नर्मदा किनारे या खेतों में, जो मैंने देखा, जबलपुर के आगे डिंडोरी होते हुए जब मैं अमरकंटक जा रहा था, तो यूकेलिप्टस के पेड़ बहुत ज्यादा लगे हैं, सड़क के दोनों ओर 3 लाइन में यूकेलिप्टस के पेड़ लगे थे। लोक निर्माण विभाग ने सड़कें बहुत अच्छी बनाई हैं, देखने पर लगता कि अरे वाह कितनी सुंदर सड़क है। जो हमारे लोग यात्रा करने के लिए जाते हैं जबलपुर से अमरकंटक, वो सोचते देखो
मेरा देश कितना सुधर गया है, गांव के लोग कितने अच्छे हैं। लेकिन वो यह नहीं समझते हैं कि यूकेलिप्टस से नुकसान कितना हो रहा है। नर्मदा के आजू बाजू पूरा यूकेलिप्टस लगा है। आप भी इस बात को जानते हैं, एक सामान्य व्यक्ति भी जानता है। यूकेलिप्टस को हम पानी चोर कहते हैं। जहाँ पे हैंडपाइप लगा आपका लगा हुआ है, उसके आजू बाजू 2-3 आप पेड़ लगा दीजिए 10-50 मीटर के क्षेत्र में। आज 100 फुट का आपने गड्ढा किया है पानी निकालने के लिए, पानी अच्छा आ रहा है, लेकिन 2 साल बाद पानी कम हो जाता है। गर्मी में सुबह केवल 1 घंटा पानी मिलता है, वो भी हो गया 200-400 लीटर पानी मिल गया 2-3 ड्रम भर जाते हैं, बाद में पानी खत्म हो जाता है। गर्मी में यह हाल रहता है। ये सब कमाल है आपका यूकेलिप्टस का। फिर 100 फुट की जगह भाई इसको भी 50 और खोद लेते हैं, अगले साल फिर बुलवाने का, उसको 50 और कर देने का, गहरा कर देने का 50 फुट से। इस प्रकार हर 2-3 साल में वो 200, 250, 300 फुट तक निकल जाता है। नर्मदा किनारे भी 250-300 भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब वो 300 के ऊपर पहुंच जाता है तो आप शायद इस बात के लिए जानकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जियोलॉजी जो है, अर्थ जिसको हम कहते हैं अर्थ साइंस, उसमें यह कहा गया है कि 400 फुट, 350 के बाद में 400 फुट जब आता है, वहां जो नीचे पानी हम हैंड पाइप में खींच रहे हैं, वो पानी वहां जमा होने के लिए 1000 साल से ज्यादा वक्त लगा हुआ है, तो वहां पानी उतना भी आपको उपलब्ध है। मतलब हम 400 फुट गहरे जाकर के उस पानी को, गहरे पानी का हम उपयोग कर रहे हैं। तो 2 साल और चलेगा पानी, उसके बाद भी फिर वो पानी भी खत्म हो जाएगा। आज वर्तमान में मेरी उम्र 60 वर्ष की है, या किसान 40-45 वर्ष का है, जो 400 फुट नीचे का पानी का उपयोग कर रहा है, और जो 1-2 साल में पानी खत्म हो जाएगा, जो जमा होने के लिए 1000 साल से ज्यादा वक्त लगा है। तो अभी आप समझिए कि वो पानी खत्म हो गया, 1000 साल जो जमा होने लगा था, उसके बच्चे कहाँ से पानी लाएंगे, उनको पानी कहाँ से मिलेगा? क्योंकि 1000 साल पहले जमा हुआ पानी तो उसने, इसको सामने लगा 1000 साल पे पानी जमा होने के लिए, वो तो इसी ने खर्च कर दिया। तो और कितने नीचे जाएगा वो? खेतों में पानी, बरसात का पानी कह लीजिए या सिंचाई का पानी कह लीजिए, ये थोड़ा बहुत मिलता होगा, ऐसी बात। ये पानी डाल रहे तो पेड़ तो अपना, अब पेड़ में गुण होता है उसके जड़ में कि पानी खींच लेते हैं। लेकिन उसके लिए वहां की मिट्टी भूरी भूरी मिट्टी होनी चाहिए, जो मुलायम कहेंगे एक प्रकार से, वह नहीं है। क्योंकि रासायनिक दवाइयों के कारण मिट्टी जो है ऐसी कड़ी हो गई है, पानी गिरने के बाद में पानी उसके नीचे जाता नहीं है, पानी ऊपर ऊपर बह जाता है खेतों में। वो एक नुकसान हो रहा है रासायनिक खतों का। जैविक खतों के लिए जो बहुत सिंपल, बहुत सादे सादे, आप कहेंगे कि गोबर हो गया, गोमूत्र हो गया, ये सब चीजों का उन्होंने उपयोग करना चाहिए, नहीं करते हैं। जैविक खेती के लिए मैंने देखा कि गांव में समस्या क्या है। समस्या यह है कि सबसे पहली बात है कि जैविक खेती के लिए अगर एक गाय किसान के पास है, तो वो 1 एकड़ के लिए उपयुक्त है, बहुत हो गया। 1 एकड़ के लिए उसका जो रोज का गोबर ले लीजिए, गोमूत्र ले लीजिए, इन सब का उपयोग करके 1 एकड़ का वो पूरा साल भर उसका उपयोग हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। गाय, जो देशी गाय है, गांव गांव में आप समझ लीजिए, पहले आप कह सकते कि गोधन, पहले जमाना था कि जिसके यहाँ जितनी गाय है उतना रईस है। गांव में क्या हो गया है कि परिवार बढ़ता गया, और धीरे धीरे ऐसा होता गया कि जिनके पास पहले 15 और 20, एक एक परिवार में बाल बच्चे सब मिला करके 15 से ज्यादा 20 से ज्यादा एकड़ जमीन हुआ करती थी। आज एक परिवार में 2 बच्चे हैं, माता पिता हैं,
मियाँ बीवी है, 6 लोग टोटल। इनमें 2 या 3 एकड़ जमीन बची हुई है। उन्हें काम करने के लिए आदमी मिलते नहीं है, क्योंकि सब शहर में चले जाते हैं। घर के लोग केवल, माता पिता अगर बूढ़े हों तो किसी काम के नहीं है, क्योंकि उतना काम नहीं कर पाते वो। स्वयं, अपनी मिसेस, उसकी जो बीवी है वो, और बच्चे अगर छोटे हैं तो यही 2 लोग बचे, जिनको 3 एकड़ जमीन संभालनी है पूरी। गेहूं काटने के लिए जाना है, जमीन अपना खेत में काम करने के लिए जाना है। अब सोचिए, मैन पावर उनका कम हो गया है, वो खेती नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी क्या उपाय बचा है कि चलो अंग्रेजी दवाइयां डालो, ज्यादा खप कुछ नहीं है, जाके दुकान से लेके आ जाओ, बॉटल पानी में मिला दो, जिस प्रकार कहा है पानी मिला के छिड़क दो, स्प्रे करके छिड़क दो, कोई ज्यादा मेहनत नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये उनकी सोच हो गई है। दूसरा, किसान को दोपहर के समय बिजली मिलती ही नहीं, हम ऐसा कह सकते हैं। केवल रात में उनके लिए बिजली रखी जाती है, रात में ही उनको बिजली मिलती है। रात में 2-2, 3-3 घंटा, रात को 2 बजे उठते हैं, वैसे ही रात को 9 बजे सोते हैं, रात को 2 बजे उठने का, सुबह 4 बजे तक काम करने का, या फिर कभी कभी रात भर जागने का, बिजली आ रही है, जा रही है, कट हो रही है, पानी देने के लिए, पंप चलाने के लिए। रात को सोने मिलता नहीं। दिन में घर में कोई है नहीं, मैं अकेला हूँ या मेरी मिसेस अकेली है, बच्चे छोटे हैं, तो फिर खेत पर जाओ, किस लिए? बंदर को भगाने के लिए, जहाँ हिरण है उनको भगाने के लिए। मतलब दिन भर भी सोना नहीं है, रात भर भी सोना नहीं है। तो एक प्रकार से उसके बुद्धि पर भी उसका असर पड़ता है। नींद पूरी हो तो आदमी ताजा रहता है, फ्रेश रहता है, सोचने के विचार उसमें रहते हैं। वो सब खत्म हो गए किसानों के। ये एक बहुत ही विडंबना है। अधिक से अधिक 9वीं 10वीं पढ़ा रहता है, वो ज्यादा पढ़ा नहीं रहता है। अंग्रेजी दवाइयाँ, जो रासायनिक दवाइयाँ, इसके ऊपर पूरा अंग्रेजी में ही लिखा रहता है। बाद में तो ठीक है, गवर्नमेंट ने उनके ऊपर कंपलसरी किया कि आप नाम हिंदी में लिखिए, लेकिन नाम तो हिंदी में लिख दिया, देवनागरी में, देवनागरी में लिख दिया है। वो तो उसको वैसे ही मालूम था, लोगों से सुन को उसको मालूम था कि इस दवा का नाम क्या है। अभी गवर्नमेंट के कहने पर उन्होंने हिंदी में लिख दिया है, लेकिन उसके जो उपयोग है, उसको किस डोज जो है कितना लेना, क्या करना है, ये तो उसको पढ़ने नहीं आता है। जो बताएगा आदमी, उसका वो करेगा। दुकानदार क्या करता है, ज्यादा बिकना चाहिए इसलिए उनको उस प्रकार के निर्देश देता है कि चलो मेरी दवा ज्यादा बिकेगी। किसी एक विशेष प्रकार की दवा की जरूरत होने के बावजूद भी और भी 2-3 शीशियां दे देता है। इसका कोई असर होता नहीं है कि जो डाली है, जो दी है मुख्य दवा, उसका उसके ऊपर कुछ प्रभाव होता नहीं है। लेकिन ये दवा लेकर के जाओ, इसको ये पानी में मिला दो। जो जरूरत नहीं है वो भी दवा 800 रुपए की, 900 रुपए की खरीदता है वो आदमी। पैसा उसका उसी में जा रहा है। उसको, जैसे मैंने कहा कि उसको काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, स्वयं काम कर रहा है। इस प्रकार वो इतना परेशान है, लेकिन उसको हम उन स्थितियों को देखकर हम परेशान होते हैं। उन्हें उसकी जानकारी नहीं है, वो मजबूर है। इस प्रकार ये किसानों के ऊपर हो रहा है। अभी जो मैंने कहा था यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस जो है किसान अपनी मेड़ पे लगाता है, क्योंकि उसको चाहिए, पत्ता कहते हैं मकानों को लगाने के लिए ऊपर, जो अपन मकान बनाते हैं उस समय। लेकिन उसके अब समझ में आया कि वो जो बत्ता होता है या जो लकड़ी ऊपर लगाई जाती है, सूखने पर वो फट जाती है। जहां खीले से ठोका गया है वो फट जाता है और वो ढीला पड़ जाता है। लेकिन फिर भी एक बनाओ, उसको बेचो, इस काम के लिए वो नीलगिरी लगाते हैं, यूकेलिप्टस लगाते हैं। पहाड़ियों पे गवर्नमेंट ने, या कह लीजिए फॉरेस्ट के लोगों ने, वन विभाग के लोगों ने सब नीलगिरी लगा के रखा हुआ है। पहाड़ियां जो होती है, पर्यावरण प्रेमी उनको पहाड़ी नहीं कहता है, वो समझता है कि पानी की टंकियां हैं। क्योंकि जो बरसात का पानी उसमें जमा होता है, बाद में झरने के द्वारा नदी में आकर मिलता है, झरने के द्वारा आपके खेत के बाजू से गुजरता है। वहां यूकेलिप्टस लगा दिया है, झरने पूरे बंद हो गए हैं।
नदी को पानी नहीं आ रहा है। नर्मदा नदी, अब मैंने नर्मदा नदी मैया की परिक्रमा की है, मैं उसके बारे में ऐसा नहीं सोचूंगा जो सोचने लायक नहीं है। लेकिन विडंबना यह है कि अभी स्थिति वैसी आ रही है जहां पे एक धार बहा करती थी मैकल पर्वत से, जहां पे नर्मदा का उगम है, वहां आज एक एक बूंद पानी गिर रहा है। और इतना देर के बाद दूसरा बूंद गिरता है कि पहला बूंद से जो पत्थर गीला हो गया वो सूख चुका है, उसके बाद में दूसरा बूंद नीचे गिर रहा है। अब सोचिए नर्मदा नदी या कोई नदी जीवित कैसे रह सकती है। अभी माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जो हैं, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, जिसे सब लोग प्यार से मामा कहते हैं, उन्होंने एक अध्यादेश निकाल करके नर्मदा नदी के दोनों तरफ 5 किलोमीटर तक जितने भी यूकेलिप्टस या नीलगिरी के पेड़ लगाए गए हैं, इनको निकालने के आदेश दे दिए हैं और वो काम अभी हो रहा है। एक अच्छी बात है। लेकिन किसान जो परेशान है वो उसकी अज्ञानता के कारण। मैं लोगों से कहता था कि आप जो गोबर फेंक रहे हो, गोबर फेंक क्या, उनके गोबर है ही नहीं क्योंकि उनकी गाय नहीं है। देशी गाय दूध कम देती है, वो उनको कम पड़ता है, एक दो भैंस रख लेते हैं। गाय, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे जब मैं गाय की स्थिति देख रहा था। सभी किसानों ने इसका फार्म, कृषि खेती जो है, जो सड़क किनारे हैं, वहां उन्होंने फेंसिंग लगा के रखी थी ताकि अंदर कोई जानवर न जा सके। आपने देखा होगा पुराने जमाने में सड़क के किनारे जो खेती थी उसमें कभी बाड़ी नहीं लगाई जाती थी, इसको कभी, जिसको हम कहते हैं सीमा भिन्न नहीं बनाई जाती थी, या तार नहीं लगाए जाते थे, क्योंकि कोई किसी के खेत में घुसता नहीं था। सभी के जानवर अपने अपने घर में बंधे रहते थे। या शाम को या दोपहर में अगर कोई अपने जानवर, गाय, मवेशी इसको कहते हैं, वो लेकर अगर किसी जंगल में जा रहा है तो वो कंट्रोल रहता था, क्योंकि उसको लेके जाने के लिए चरवा साथ में रहता। वो किसी गाय को या किसी भैंस को किसी के खेत में जाने नहीं देता था। वो अपनी जिम्मेदारी समझता था कि नहीं, किसी के खेत में नहीं जानी चाहिए ये। अभी क्या हो गया है कि सब लोग गाय को लापरवाही के तौर पे कह लीजिए, या हमें उसकी जरूरत नहीं है कह लीजिए, जो गोधन कहलाता है, उसको सड़क पर छोड़ दिया है। मैंने देखा 20-20, 25-25 या 10-12 के झुंड में गाय, बैल सड़क पर चल रहे हैं दिन के समय। खेत में वो अंदर जा नहीं पा रहे, खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, एक गांव से दूसरे गांव दिन में 20-20, 30-30 किलोमीटर चल के वो यहाँ से वहां दौड़ती रहती हैं, जाती रहती हैं, कुछ खाने मिलता नहीं है। याबन गाय, किसान की नजर ऐसी थी, वो देख के समझ आता कि ये गाय भी एक दो दिन में ब्याह जाएगी। कोई उसके बारे में उसको कुछ कोई चिंता नहीं है। बेचारी कहीं जहाँ जंगल लगा या कहीं पेड़ के नीचे या कहीं सड़क के किनारे ब्याती है। कुत्ते आते हैं, बच्चे को नोचते हैं, खींच के ले जाते हैं। गाय कहीं और जाके पड़ी रहती है। मैंने एक दिन में कम से कम 2 किलोमीटर के रास्ते पे 20 से 25 गाय देखी जो सड़क के किनारे पड़ी हुई थी, बस आ रही थी। छोटे छोटे बच्चे खेत में पड़े थे, कुत्ते उनको नोच रहे थे। ये सब कहने में मुझे बहुत दुख हो रहा है। गाय की तरफ ध्यान देती नहीं है। मैंने उनसे कहा कि अगर आपके पास एक गाय है, एक गाय अगर आपके पास, उसको पाली आप, वो दूध दे ना दे, उसका गोबर आपके काम का है, उसका गोमूत्र आपके काम का है, उसको आप संभाल के रखिए, उसका आप उपयोग कीजिए। 1 एकड़ के लिए एक गाय बहुत होगी, 3 एकड़ अगर आपके पास में जगह है तो 3 गाय बहुत होगी। चारा जो है, ये गाय को खिलाया ला कर रह ही नहीं गया। एक तो जो पेड़ सब काट दिए हैं, आप दूर दूर देखेंगे पूरी हरी हरियाली दिखती है जमीन के ऊपर, क्योंकि गेहूं लगा है, पेड़ आपको कहीं मिलता नहीं। कहीं देखेंगे आपके कहीं पेड़ लगा है। पेड़ के ऊपर अगर एक 1 एकड़ है, उसकी चारों तरफ जो मेड़ है उसके ऊपर अगर वो घास लगाता है या ऐसी वनस्पति लगाता है जो गाय के काम की है, साल भर उसको आराम से मिलेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेहनत है, कौन सी घास लगानी है, कौन से वहां पे वनस्पति लगानी है जो गाय के काम आएगी।
उतना वो जानकारी रखता नहीं है अपने पास में। उसको इतना मालूम है आज दोपहर में सुबह सुबह जाने का है, स्प्रे करने का है दवाइयों का, शाम को जाने का है, स्प्रे करने का है दवाइयों का, दिन में ट्रैक्टर लेने का 400 रुपये 500 रुपये घंटा वो लेता है, और पूरा आपका खेत जो है 2-3 घंटे में 1 एकड़ पूरा साफ करके चला जाता है, गड्ढा करके चला जाता है, या कि नहीं हल चला के चला जाता है ट्रैक्टर से। मेहनत कुछ करना नहीं है, एक पानी की बोतल ले ली, जाके बैठ गए वहां पे, क्योंकि उसको ज़्यादा देर बैठनी नहीं कि घर से वो टिफिन लेके जाए, 1-2 घंटे का काम है उसको। पहले छाँव, किसान छाँव छाँव जाता था, छाँव छाँव आता था, मतलब सुबह सूर्योदय के पहले निकलता था, सूर्यास्त के बाद घर आता था। उसको जरूरत पड़ती थी टिफिन के साथ 2 रोटी, प्याज, जो भी साथ में लेके जाता था। आज उसको उसकी जरूरत नहीं है, मोटरसाइकिल पे जाता है, 10 मिनट में पहुंच जाता है, 2 घंटा काम करके वापस चला आता है। ये उसकी मानसिकता हो गई। मैंने बहुत कोशिश की लोगों को बताने के लिए कि आप ऐसा कीजिए, गोबर से, जैविक खाद से अपने खेत में उपयोग कीजिए, पानी कम लगेगा, आपकी जमीन का जो जमीन उपजाऊ बनी रहेगी। कोई सुनने के लिए कोई मतलब, किसी को मतलब ही नहीं है कि मैं ऐसा कुछ बता रहा हूँ तो वो सुने या उसको ध्यान से सुने कि हाँ ठीक हम ऐसा करेंगे। कुछ नहीं, वो सोचते हैं ये गांव शहर के लोग आ गए हैं और हमें ज्ञान सिखा रहे हैं। तो इसके लिए मेरा कहना ऐसा है कि हमें लोगों से जुड़ना पड़ेगा, उनसे हमें, जैसे मान लीजिए एक किसान है, 12-13 फैमिली या 25 फैमिली उससे जुड़ी रहे, उस, उसको मदद करते रहें, कभी छुट्टी में उसके पास जाएं, उसको जैसे वो हमारा एक परिवार का सदस्य है इस प्रकार से उसको मदद करें। और जो वो मान लो गेहूं लगाता है तो गेहूं हम खरीदें ताकि उसको पैसा मिले। गेहूं अगर हम खरीदते हैं उसको पैसा मिलेगा उसका, उससे हमें मुफ्त में कुछ लेना ही नहीं, बिना मूल्य से कुछ लेना नहीं है। उसको हमें प्रोत्साहित करना है, उसको पैसा चाहिए, स्वाभाविक है। बच्चा उसका, उसको पढ़ाना है, बिटिया को पढ़ाना है, बिटिया की शादी करनी है, पैसे की जरूरत है। तो वो जो अपना पैसा इतने ज्यादा प्रमाण में रासायनिक औषधियों के लिए खर्च कर रहा है, वो उसका खर्चा कम हो जाएगा, यहाँ उसको पैसा मिलेगा, 4 गांव शहरों के लोगों में उसका उठना बैठना शुरू हो जाएगा, प्रसन्न चित्त रहेगा और मेहनत भी करेगा। क्योंकि आप देखेंगे अभी ऐसा हो गया है कि गांव के जैसे, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा, मेरे को पिलिया हो गया था, तो एक गांव किसान के यहाँ, जो मध्यम वर्ग का किसान था जिसके पास 3 एकड़ की जगह जमीन थी और घर में 5-6 सदस्य थे, उसके यहाँ मुझे आश्रय दिया गया था, मैं उनके यहाँ रुका था, तब मैं देख रहा था सब। तो गांव में मैं 1 महीना था, करीब करीब हर घर में मैं जाता था और इसी बात में चर्चा करता था। लेकिन मैं ये भी समझता था कि ये कुछ सुन नहीं रहा है, अरे आ गए ये गुरुजी हमें ज्ञान देने के लिए, इस प्रकार की उनकी विचारधारा थी। वो उनकी सोच बदलनी पड़ेगी। वो सोच कब बदलेगी? जब उनको समझ में आया कि नहीं, मुझे इसका फायदा हो रहा है। गांव के लोग भले ही, शहर के लोग भले ही खेती ना करते हों, लेकिन ये थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, हम उनका आदेश का पालन करेंगे या उनके जो कह रहे वैसा हम करके देखेंगे। उसके लिए हमें उनके साथ जुड़ना पड़ेगा। आज हम 10-10 15 15 दिन के लिए, कोई बद्रीनाथ जा रहा है तो कोई बाहर घूमने जा रहा है। पहली बात है कि जो भी वहां जा रहा है वो, आज जितनी भी आपने देखा होगा बद्रीनाथ के वहां के पंडितों ने कहा कि आप लोग मत आइए, यहाँ भीड़ बढ़ रही है। वो उस भीड़ में 1% लोग जो धार्मिक हिसाब से वहां पे आ रहे हैं पूजा करने के लिए, बाकी सब यात्रा के नाम पे आ रहे हैं, घूमने के लिए आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेके जाते हैं, मेला लगा हुआ इस प्रकार हो गया है। तो वहां न जा करके, अगर हम 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए किसी किसान के यहाँ जाएंगे, हम जाएंगे अपना खर्चा देंगे उसको, जो हमारे लिए रोटी बनाएगा, जो हमारे जो खाना खिलाएगा। होटल में हम मान लो 200 रुपया थाली देते हैं, उसको हम 100 रुपया थाली देंगे। मतलब 5 जन जाते हैं तो रोज का 500 रुपये दीजिए उसको आप। वो आपकी रहने की व्यवस्था कर रहा है, आप उसके साथ में काम कर रहे हैं, वो आपको भोजन दे रहा है। उस पर हमें निर्भर नहीं रहना। जब हम 5 दिन उसके यहाँ रहेंगे तो उसको हमें मदद करनी है, उसकी आशाएं बढ़ेंगी,
चलो हम लोग हम गांव शहर के लोग हमें मदद कर रहे हैं, उस ऊर्जा से वो फिर वहां काम करेगा। जब वो ये सोचेगा कि हाँ, मैं जैविक खेती करके जो उत्पादन कर रहा हूँ वो शहर के लोगों की जरूरत है। वो नहीं चाहते कि हमें रासायनिक खतों से, रासायनिक आ, औषधियों से उगाया गया उत्पादित किया हुआ गेहूं हमें नहीं चाहिए, ये शहर का आदमी कह रहा है, तो क्यों ना हम उसको जैविक खेती से बनाया हुआ गेहूं दें। आप देखेंगे, मैंने जो सुना है, मुंबई में जो रईस लोग हैं दूध लेते हैं वो 300 और 400 रुपये लीटर, क्योंकि उनको ये कहा जाता है कि जैविक खेती के उत्पादन में जो गेहूं है, जैविक खेती में जो चारा निकला है, वो चारा हम इस गाय को खिलाते हैं, इसलिए इसका दूध भी जैविक दूध है। सोचिए किसी उनकी सोच हो गई है। गेहूं हम 30 रुपये, अभी तो बहुत हो गया, 30-40 तक चला गया है 1 किलो गेहूं। नहीं जानते ये किस प्रकार से बनाया गया है। पहले का कृषक था, वो गेहूं हाथ में लेके कहता था ये सिंचाई इसका गेहूं है या पानी बरसात में चला, बरसात के पानी से बनाया गेहूं, वो देख करके समझ जाता था। हम ये नहीं समझ पाते। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ये रासायनिक गेहूं है या ये जैविक खेती के द्वारा उत्पादित किया गया गेहूं। हम शहर के लोगों की इतनी नजर नहीं होती, हम जानते नहीं इसके बारे में। उनको बताया जाता है कि देखो, अर्थात बताया जाता है, उसके लिए कुछ प्रमाण रखे जाते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा ये गेहूं जैविक खेती का है और मैं बेच रहा हूँ। वैसा करने के लिए लोग जाते हैं, देखते हैं वाकई में इसके यहाँ खाद किस प्रकार का उपयोग किया जा रहा है, दवाइयाँ किस प्रकार की उपयोग की जा रही है, वाकई में प्रत्यक्ष रूप से ये व्यक्ति जैविक खेती कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी देखा जाता है, तभी वो उसका सामान बिकता है। एक 150 रुपये किलो गेहूं वो लोग खरीदते हैं। सोचिए आप, शहर के लोग, बड़े शहरों में जो रईस लोग हैं, क्योंकि उनको ये कह दिया जाता है कि ये गेहूं जो है इसका उत्पादन हुआ है जो जैविक खेती से हुआ है। ये हमारे फल हैं, सब्जियां हैं, इनका उत्पादन जैविक खेती से हुआ है। आज हम 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो मान लो पूना में सब्जी खरीद रहे हैं। तो जैविक भिंडी सामने रखी है, मैं 80 रुपये किलो ले रहा हूँ। जैविक खेती से, जैविक खेती में, जैविक बाग में बनाई हुई भिंडी आपको 150-200 रुपये किलो के नीचे नहीं। ये सब बातें जब उसको समझ में आएगी किसान को कि नहीं जैविक खेती करना जरूरी है, तभी किसान अगर जैविक खेती करेंगे तो 150 रुपये में हमें नहीं खरीदनी पड़ेगी भिंडी, वो हमें 100 में मिल ही जाएगी, 80 में मिल ही जाएगी। आज जो हम रासायनिक दवाइयों का उपयोग करके जो प्रोडक्शन है खेत में मिल रहा है, वो हम जब 80 रुपये किलो ले रहे हैं, तो कालांतर में उसकी संख्या बढ़ जाएगी, लोगों की जैविक खेती की संख्या बढ़ेगी, तो वो भी हमें इसकी मतलब प्रमाण यही रहेगा, सभी को जैविक खेती के हिसाब से ही सब मिलेगा। किसान, अभी मैंने देखा मध्य प्रदेश में जब नर्मदा किनारे जब मैं जा रहा था, और 1 किलोमीटर पर, या एवरेज 2 किलोमीटर पकड़ लीजिए, एक स्कूल है छोटी, जो चौथी कक्षा 5वीं कक्षा तक की है। पढ़ाई लिखाई आप जानते ही उसकी क्या बुराई करना। चौथी और 5वीं कक्षा के बच्चे को भी किताब पढ़ते नहीं आती है तो उसको स्कूल में पढ़ाई जा रही है, उनकी पढ़ाई लिखाई कुछ हो नहीं पा रही। उनको अनपढ़ रखो बस, ताकि ये किसी के सामने आवाज न उठाए, जब पढ़ लेंगे तो आवाज उठाएंगे। यह मानसिकता अभी भी है, जो अंग्रेज छोड़ के गए, अभी भी हमारे लोग उस पर उसका उपयोग कर रहे हैं। किसान जो है, हम सोचते कि ये बहुत परेशान है, लेकिन वो परेशान नहीं है। किसी चीज का मुझ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मेरा कितना पैसा खर्च हो रहा है, इसकी अगर वो जानकारी रखेगा तो वो परेशान होगा, वो परेशान नहीं है। सुबह शाम खेती करना, दिन भर, पहले कहते ना जब बैल जैसा काम करता रहता है दिन भर, उसको जैसा बोले वैसा काम करता रहता है, उसको आप हंटर मारेंगे तो आगे बढ़ेगा, रस्सी खींचेंगे रुक जाएगा। शक्ति बहुत है लेकिन उसको बुद्धि नहीं है। ये मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है, आज का गांव में जो किसान लोग हैं, जिसकी स्वयं की जमीन है,
उनकी स्थिति ऐसी हो गई है। ये दवा लेके जाओ, अच्छी है, बस वो दवा ले ली। गांव में एक आदमी ऐसा रहता है जिसका दुकानदारों से काफी अच्छे संबंध रहते। वो बताता है, अरे वो दवा नहीं आ गई, देखो कितनी अच्छी है, चलो मैं लेके आऊँ तुम्हारे लिए, मैं कल जा रहा हूँ तो तुम्हारे लिए लेके आऊंगा। उसको उससे कमीशन मिलता है, क्योंकि इसको दोपहर में पानी डालने जाना है खेत में, रात भर वो सोया नहीं है, दिन में उसको आराम करना है। डायबिटीज, आप जानते होंगे डायबिटीज जो है ये पहले रईसों की बीमारी कही जाती थी, जो आराम करके बैठा उसको। आज भी देखिए, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो पड़ा है बिस्तर पे, या 1 डेढ़ महीने से उसकी शुगर बढ़ जाती है, क्योंकि जब हलचल नहीं रहेगी शरीर की, आप मेहनत नहीं करेंगे, तो शुगर पकड़ लेगी। शुगर बीमारी किसानों को भी हो रही है, गांव गांव पहुंच गई है। इसका मतलब ही है कि मेहनत कोई नहीं कर रहा, क्योंकि मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तब उसको रेडीमेड मिल रही दवा। उसको रोज गोबर जमा करो, रोज गौमूत्र जमा करो, जहाँ गाय रखी उसको साफ सुथरा रखो, जैविक खाद बनाओ। इसकी झंझट नहीं पालना चाहता वो, जबकि ये उसका रोज की कार्य प्रणाली होनी चाहिए। 8 घंटा 9 घंटा अगर वो ये काम करता है दिन भर में। शहर का आदमी भी यही काम करता है, बेलदार आता है शहर में काम करने के लिए किसी कंस्ट्रक्शन पे, वो भी उतना ही काम करता है। वो तो बहुत काम करता है दिन भर में, किसान नहीं करता, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं पड़ रही कुछ काम करने की। ट्रैक्टर आ रहा है, बाकी मशीनें आ रही हैं, गेहूं गेहूं काटा जा रहा है, सब हो रहा है। इसको केवल जाने का, मैंने कहा ना, एक पानी की बोतल लेके जाने का है बस। उसको टिफिन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 घंटा काम करके उसको लौटना है। इस प्रकार से कृषक जो है, कृषक हम जो कहते हैं, कृषक पहले सोचते अरे वाह किसान है, कितना अच्छा आदमी, अपने काम का आदमी है ना, हमारे लिए हमारा अन्नदाता है। अन्नदाता आज भी है, क्योंकि जिस जिस जमीन पे वो किसानी कर रहा है, कृषि कर रहा है, उसकी अपनी स्वयं की है, जिस पर वो गेहूं उगा रहा है, तो हमारा अन्नदाता कहलाएगा। लेकिन उसका जो प्रभाव है कि ये मेरा अन्नदाता है, ये थोड़ा, इसकी धार जो है ये कम होते जा रही है। क्योंकि हम शहर में तो गेहूं हमको दुकान में मिल रहा है, हम नहीं सोच रहे कि ये किस किसान ने बनाया होगा, किस स्थिति में उसने बनाया होगा, प्रोडक्शन किया होगा इस गेहूं का, वो उसको कितना पैसा मिला होगा, हम नहीं सोचते हैं। आज शहर के आदमी के पास पैसा है, दिया, गेहूं लेके आ गए। शहर के आदमी को ये मालूम नहीं है कि ये बासमती ये गेहूं कौन सा गेहूं है, चावल कौन सा है, कुछ नहीं। दुकानदार ने लिख दिया, इसने मान लिया। दुकानदार ने लिख दिया इतना पैसा है, ले लिया। सीहोर एमपी का गेहूं कैसा होता है, या आपका सरबती गेहूं कैसा होता है, कोई मतलब नहीं है, हमें मालूम ही नहीं किस प्रकार का होता है। और किसान भी, अभी सोचिए आप, बीज जो किसान दुकान से लाता है, गेहूं की बीज कह लीजिए, या चने की बीज कह लीजिए, या जो भी कह लीजिए, अरहर की कह लीजिए, तुअर की कह लीजिए। पहले ऐसा था कि किसान अपने घर में, मान लो उसके पास 50 बोरा गेहूं आ गए, तो 2 बोरा गेहूं वो अपने पास रख लेता था। मतलब जितनी कृषि उसके पास, कृषि क्षेत्र जितना होगा उसके हिसाब से रख लेता था, डबल रखता था वो। मान लो 1 बोरे की जरूरत, तो 1 क्विंटल की जरूरत 2 क्विंटल रखता था, कि मान लीजिए ऐसी परिस्थिति आ गई कि मान लीजिए हमने गेहूं बो दिया है, लेकिन पानी की वर्षा इतनी ज्यादा हो गई कि पूरा बह गया है, दोबारा कहाँ से लाए, तो वो एक एक्स्ट्रा रखता था अपने घर में। जो उसका प्रोडक्ट था गेहूं का, खेत में लगाया, उसी को वो बीज रूप में उपयोग में लाता था। आज उसको बीज के नाम पे दुकान में जाना पड़ता है, जो काफी महंगा उसको दिया जाता है। तुअर का बीज उसको काफी महंगा खरीदना पड़ता है, क्योंकि उसने जो बीज खरीद के लाया है दुकान से, और उस वो जो उसने बोया है, जिसमें तुअर की दाल मिली है उसको, या बैगन उसने लगाया है, या जो भी कुछ लगाया है, उससे जो बीज उसको मिली है, वो किसी काम की नहीं है। उसमें पुनरुत्पादन हो ही नहीं रहा उसका। उस बीज को आप डालेंगे तो उतनी फसल नहीं मिल पाती जितनी फसल दुकान से लाए हुए बीज से मिलती है। जबकि दुकान से लाए हुए बीज बोने के बाद में जो हमने बैगन रखे हैं, 4 बैगन घर में बीज बनाने के लिए, उस बीज को जब हम डालते हैं तो उसमें बैगन आते नहीं है, पेड़ बराबर लगते ही नहीं है। उत्पादन क्षमता उसकी कम हो गई है। उसका पुनर्जीव जो हम कहते हैं, पुनर्निर्माण कहेंगे, वो कम हो गया है।
अब ऐसी बीज, ऐसे फल हम मनुष्य खा रहे हैं जिसमें वो उत्पादन क्षमता है ही नहीं। जिस बीज से दोबारा अंकुरित नहीं हो रहा है, जो बीज पेड़ से नीचे, पेड़ से हमने बीज लाए, हमने दुकान से, उसको बोया, मान लो टमाटर है, 10 टमाटर रख लिए उसी में से, और बीज हमने मान लो उसके बनाए, वो किसी काम के नहीं है, उसमें पुनरुत्पादन क्षमता है ही नहीं। और ऐसे फल, ऐसी सब्जियां जब गांव के, शहर के लोग, बाकी लोग खाएंगे, हमें पुनरुत्पादन की क्षमता कहाँ से आएगी? आज तो ठीक है, हम हमारे दो के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन उसमें वो गुणवत्ता है ही नहीं फलों में, उन सब्जियों में, जो किसान आज उगा रहा है, जो किसान आज अपने खेत में कर रहा है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। ऐसी स्थिति हम पर आई है, यह सोचने की, यह जानकारी लेने की, ये इसमें भी हमारी बहुत, कहना चाहिए, एक विडंबना ही कहेंगे इसको, एक शोकांतिका कहेंगे। कुल मिला के हम, जैसे अभी मैं किसी को ये नहीं कहना चाहता, मतलब हम यहाँ बैठ करके बातें कर रहे हैं, क्या आप लोगों में कोई किसान है जो हमसे जुड़ा हुआ है, जो हमसे ये सब बातें माने, हमारी बातें सुने? जी या जैसे मैंने आपको बताया, या और भी लोगों ने आपको बताया, तो क्या आपने कभी किसान को जाके मिले हैं आपकी, देखो भाई हमने ऐसा ऐसा सुना, देखो कितना अच्छा। हाँ जी, मिथिलेश जी बोलिए। हेलो। काका, हेलो। अभी क्या है, हाँ अभी प्रश्नोत्तरी रख लेते हैं, अगर, क्योंकि जी समय हमारा 8 बजे तक है। तो जी हाँ, जी हाँ, अभी जो आपको सुन रहे हैं वो प्रश्न भी आपसे पूछेंगे। जी हाँ, जी जी हाँ, मैं चलेगा, एक शुरू मिनट करते के हैं। लिए आपको रोकना चाहती हूँ। जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है, जी बोलिए। हाँ जी भाई साहब, आज आपने बहुत ही चिंताजनक, बहुत ही आपका महत्वपूर्ण उद्बोधन रहा। आज आपने नर्मदा परिक्रमा के जी ऊपर से, आज हम हमारे किसान कैसे रासायनिक पद्धति से हमारी खेती कर रहे हैं, और कैसे हमें उनको जैविक की तरफ बढ़ना है, उनको लेकर जाना है, इस पर आपने पूरा बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन दिया। आपने विस्तार पूर्वक आपने बातें रखी। जी, आपका धन्यवाद। बहुत अभिनंदन करते हैं। और अभी तो 7:52 हो गए हैं, तो हमारे बीच में हमारे पतंजलि अनुसंधान जी हाँ, केंद्र से आदरणीय पवन कुमार सर ज्वाइंट है। तो सबसे पहले उनको ही आमंत्रित करते हैं, फिर बाद में हम सबके सवाल लेंगे 2-2 मिनट के। जी आदरणीय पवन कुमार सर, जी आपका जी, सवाल। स्वागत है। जी, ओम नमस्कार, सभी को प्रणाम। बहुत सुंदर नमस्कार आज सर। की मुख्य अतिथि हमारे वसंत जी, बहुत सुंदर आपने वार्ता रखी है। आज हम 820 दिन से लगातार इससे संबंधित बहुत सारे विषयों पर चर्चा हमने की है। कुछ एक्शन पर भी परिवर्तित हुए हैं। जी जितना हम सोचते हैं कि अगर हमने सारी बातें जो सुनी है, क्या उनमें से कितना प्रतिशत हमने जी एक्शन में परिवर्तित की है? मुझे लगता है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग व्यक्तियों के लिए ये भिन्नता होगी, क्योंकि हम सब लोग अलग अलग हैं। और हमें जी अपनी जी स्थिति, अपने विवेक, अपने उत्साह, अपने जो ज्ञान है, या जो चीज़ हम समझे हैं, या हमारा परिवेश है, उसके आधार पर हम निर्णय लेते हैं। और कोशिश हमारी यही रहती है कि हम कैसे सकारात्मक चीज़ों को एक्शन में लेने का प्रयास करें। इसी के ऊपर हम कार्य भी करते हैं। हमारे बहुत सारे साथी, मुझे लगता है कि जब जी उनसे विस्तार से बातचीत होगी, वो बहुत आगे चल गए हैं, आगे निकल गए हैं। जी पहले के मुकाबले, पहले की तुलना करें कि पहले क्या कर रहे थे और अब क्या कर रहे हैं। पहली बात, हमारी सोच में कितना परिवर्तन हुआ है। बहुत अच्छी बात दूसरा, सोच के परिवर्तन के साथ हमने क्या एक्शन लिया। तीसरा, उस एक्शन का क्या हुआ, है। जी उसका अगर हम मूल्यांकन करें, स्वयं मूल्यांकन करें, या कोई दूसरा आकर के मूल्यांकन करे, तो पता लगता है कि हमें लगता है, हो सकता है हमें लगे कि हम 40% पर पहुंचे। अगला हो सकता है कि नहीं, अभी आप तो 20% में पहुंचे, बहुत या अच्छे। आपने जी तो 50 का आंकड़ा पार कर लिया। तो ये सब क्रम हमारी अपनी जी समझ को विकसित करने के बाद, और अपने कार्य में अपनी जो प्रबल इच्छा है
उसके करने के ऊपर हर एक व्यक्ति का अलग अलग निर्भर रहता जी। है। और आपने हमें जानकारी दी, कोई नई चीजें हमें आज पता लगी, इस सदन को मालूम हुई। निश्चित रूप से सभी हमारे साथी अनुसरण करने का प्रयास करेंगे, उसके बारे में पहले विचार करेंगे। पहली चीज है कि विचार करना, जी। दूसरा है उसके ऊपर चर्चा करना, तीसरा है उसको कार्य एक्शन में लाना, तीसरा है जी। उसकी देखना कि उसका परिणाम क्या हो रहा है, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, और स्व मूल्यांकन करना। कोई बाहर से आके बताने की भी जरूरत नहीं है कि आप अच्छा कर रहे हैं, तभी हम आगे अच्छा करेंगे। जो भी चीज सकारात्मक रूप जी। से कर सकते हैं बिल्कुल उसको सही। जरूर करने का प्रयास करें। ऐसा मेरा मानना है। यही बहुत समय आज काफी हो गया है और बहुत सारे साथियों के कमेंट, सुझाव, प्रतिक्रियाएं भी होंगी। इतना कह के मैं वाणी को विराम देता हूँ और आज की हमारी योग शिक्षिका मिथिलेश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने भी आज बहुत सुंदर तरीके से योग कराया, आज लगातार दूसरे दिन। जी। तो उनका अभिनंदन है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी का अभिनंदन, नमस्कार, ओम, धन्यवाद, जी। प्रणाम। जी धन्यवाद। सर। जी हाँ, बोलिए सर, बोलिए। नहीं, मैं सर से ही कहने वाला था कि मैं भी हरिद्वार जा रहा हूँ, तो शायद उनसे मुलाकात हो जाए। जरूर जरूर, स्वागत है आपका। जब भी आप आएंगे तो सूचित कर दीजिएगा। सर मैं ऋषिकेश से बद्रीनाथ पैदल यात्रा कर रहा हूँ। 16 अगस्त को चालू करूंगा ऋषिकेश से। जी जी, बहुत तो सुंदर। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। आगे आप जब लौट के आएंगे तब मुलाकात कर लेंगे। जी, बहुत सुंदर यात्रा है। जरूर मेरे जरूर ख्याल से जरूर। पुराने रूट से अगर जा रहे बहुत हैं, बहुत धन्यवाद आपका। पुराने पैदल रूट था एक हरिद्वार, ऋषिकेश से नहीं, हरिद्वार में 2 दिन हूँ मैं। हरिद्वार में मैं 2 दिन हूँ। जी हरिद्वार में जी 2 दिन हूँ मैं, उसके बाद फिर ऋषिकेश से शुरू करेंगे हम। जी जी, चलिए तो देखते हैं जैसा भी कोशिश होगा। करूंगा, है ना, आपसे जरूर मिलने की, जरूर। आपके दर्शन लेने की। जी। जरूर जरूर, नमस्कार। बहुत सुंदर। नमस्कार आपका सर, सभी को नमस्कार। नहीं नहीं, आप रुकिए सर, रुकिए। जी दीदी। आपसे कॉल कर रहे हैं हमारे योगार रुका मंच हूँ। से आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर, महाराष्ट्र से है। तो सादर जी, आमंत्रित है। स्वागत है शुभ उनका। धन्यवाद रंजना बहन जी। आज की कक्षा जो रही बहुत अच्छी रही और हमारे मुख्य अतिथि जी ने जो पहलू रखे वो निश्चित रूप से किसान का दर्द क्या है, पहले क्या स्थिति थी और आज स्थिति क्या है, और क्यों क्यों उसमें किस तरह की समस्याएं आ रही है, चाहे पानी की हो, बिजली की हो, मैन पावर की हो, गैया की हो, यह सब विस्तृत उन्होंने दिया। और हमारे पवन सर ने जो बोला वो भी निश्चित लाभदायी है कि हाँ, हम कम से कम उस दिशा में चल रहे हैं। कोई 10 कदम चला होगा, कोई 50 कदम चला होगा, लेकिन कम से कम हमारी दिशा तो उस तरफ हो रही है। यह निश्चित जी। स्वागत है। जी। मैं मुख्य अतिथि जी से और पूरे सदन के सामने एक बात रखना चाहता हूँ जी सर। कि ये जो हमारे मुख्य अतिथि जी ने जो बात कही है कि कठिनाइयां है, समस्याएं है, अब हमको समस्याओं का निराकरण की बात करनी है। जी। समस्याएं तो बहुत सारी है, लेकिन समस्याओं का निराकरण करने के लिए जैसा एक बिंदु उन्होंने कहा कि भाई हम लोग बद्रीनाथ केदारनाथ जाने के बजाय किसान के यहीं पे जाए और वहीं पे उसके 8-15 दिन शिविर में सम्मिलित हो और उनमें मैन पावर की जो कमी है उस तरह से पहल करे, उनकी मदद करे, यह बहुत अच्छा कदम है। तो रास्ते जो निकलते हैं वो 3 तरह से निकलते हैं। एक तो शासन स्तर पर होता है, एक सोशल स्तर पर होता है और एक व्यक्तिगत स्तर पर होता है। तो व्यक्तिगत स्तर पर तो सीखने की, समझने की प्रक्रिया है वो होती रहेंगी, लेकिन कुछ बिंदु ऐसे हैं, मैं मिसाल के तौर पर, इस पर तो काफी सारा भाषण दे सकते हैं, लेकिन मैं समय की मर्यादा रखते हुए 2-3 बिंदुओं पर ध्यान दूंगा। जैसा कि बिजली की समस्या है। जी। अब बिजली है सरकार के कंट्रोल में है। इतनी अच्छी सरकारें देश में होने के बावजूद, मोदी जी जैसा नेता होने के बावजूद किसानों को बिजली रात में ही दी जा रही है। जी। क्या इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता? एक अध्यादेश अगर निकाला गया कि भाई इंडस्ट्री, जो कारखाना होता है, इंडस्ट्री में तो प्रोटेक्शन रहता है, जैसा खेती जैसा तो अनप्रोटेक्टेड एरिया, वहां पे सांप सुअर आने की जो स्थिति है वैसी तो नहीं होती। वहां तो चौकीदार है, लाइट लगे है, सब स्थिति है। क्या कारखाने जो कारखाना रात में चलेगा
उसको हम ज्यादा इंसेंटिव देंगे, उसका इनकम टैक्स कम करेंगे, उसका सेल टैक्स कम करेंगे, उसका लाइसेंस हम परमिट बढ़ा देंगे, और जो दिन में नहीं बिजली लेगा उसको हम कुछ यातायात देंगे, रियायत देंगे। इस तरह का धोरण कौन बनाएगा? इस तरह बहुत का अच्छी धोरण बात है। सरकार ही बना सकती है। जी, जी। इस तरह का अगर धोरण बनाया गया तो निश्चित रूप से कारखाने रात में चलेंगे, तो किसानों को रात में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, जी।